नमस्कार साथियों, वैदिक आईएएस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? जैसे कि कंटिन्यू मेरी क्लास चल रही है और ये क्लास हम रात में जग के आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। आपको ये जानना पड़ेगा कि क्लास को मेरे देखना ही देखना पड़ेगा, बाउंडेशन है। क्योंकि शासकीय कार्य, उसके अलावा शाम को आना, रात में कभी कभी 12 बज जाता है, 1 बज जाता है, आपकी क्लास को रिकॉर्ड करना, फिर आपको देना। चूंकि अगर क्लास ना जाए तो बच्चों के लगातार मैसेज आते हैं कि सर आपकी क्लास नहीं आ रही है। तो आपके लिए अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं और ईमानदारी से अगर ठीक पढ़ा रहे हैं, अगर मेरी पढ़ाई चीज़ें अगर फ़ायदा दे रही हैं आपको, तो ज़रूर कमेंट करिएगा और क्या कहते हैं, थोड़ा सा मनोबल बढ़ाइएगा। नहीं तो क्या दिक्कत है, क्या कहते हैं, मुझे पढ़ाने का कोई वैसे वो नहीं है, लेकिन आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपके मैसेज आते हैं कि सर टेस्ट सीरीज लॉन्च करिए, मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया। सर हिंदी का पढ़ाइए, मैंने हिंदी पढ़वाया। सर पढ़ाइए, मुझे गाइड करिए, तो मैं लगातार गाइड भी कर रहा हूँ। ये मान के चलिए कि आपके कहने पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी मेरी क्लास देखनी पड़ेगी और अपने मित्रों को भी बोलना पड़ेगा कि देखिए सच में अगर फायदे की चीज़ें हैं। तो अगर नहीं फायदा है, कोई समस्या आपको लग रही है क्लास में, तो आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। आप जो है मैसेज करिए, मुझे बताइए कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अगर आ रही हैं तो फिर उसका ज़रूर क्या कहते हैं आप ये कह लीजिए कि मनोबल बढ़ाइए मेरा, ठीक है। तो आगे हम भूगोल का पहला लेक्चर पढ़ लिए थे और भूगोल का जो सामान्य परिचय था उसका अध्ययन हमने किया था। उसमें कहाँ से प्रश्न आते हैं हमने आपको बता दिया था। और आज जो है पढ़ाएंगे आपको भारत की भूगर्भिक संरचना, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये आपको हम बताएंगे इसके बाद। लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति के पहले जानकारी हमें कहाँ मिली, उसकी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन हम कैसे करते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पाई गई, किस कालक्रम में आई, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि अगर भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करें तो अगर पृथ्वी के किसी भी पार्ट्स का अध्ययन अगर हमने किया है तो चट्टानों के आधार पर किया है। भूकंप का भी अध्ययन किया है तो इसी आधार पे किया है। वेव तरंगों को गुजार कर जहाँ पे तरंगे नहीं गुजर पाई वहाँ पे लगा कि क्या कहते हैं ये आर पार नहीं हो पाती हैं, जहाँ पार होती हैं उससे ऐसे लगता है कि क्या कहते हैं ये तरंगे यहाँ से वहाँ तक चली जाती हैं। या सौरपी वेव में तीनों को मिला के एल कर दिया हमने, तो इस तरह का हमने वो भी अध्ययन किया था। तो यहाँ पे हमें जानना है कि भूगर्भिक संरचना में जो है सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे चट्टानों का। जैसे किसी देश के कालखंड का अध्ययन करना है या भूगर्भ की चीजों का अध्ययन करना है तो हमें चट्टानों का अध्ययन करना पड़ेगा। चट्टानों के अध्ययन से ही ये जानकारी मिलेगी कि भारत की क्या कहते हैं भौगोलिक संरचना कैसे थी। ठीक है, भारत की भौगोलिक संरचना में किस तरह के विशिष्ट भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं, पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, नदियां पाए जाती हैं, इसकी आर्थिक और क्या कहते हैं पर्यावरणीय संस्कृति कैसी रही है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि भारत अपने क्या कहते हैं वैश्विक पटल पे अपनी एक अलग छाप छोड़ता है। ठीक है, तो इनकी क्या कहते हैं गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले क्या कहते हैं कौन सी चीजें कैसे आई, तो हम इसका वर्णन करेंगे या इसका अध्ययन हम करेंगे ही करेंगे। तो आइए फिर अगले टॉपिक की ओर, जो हमारा लिखा है भारत की भूगर्भिक संरचना। तो भारत की भूगर्भिक संरचना में सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे, चट्टानों का अध्ययन करेंगे। और ये पहले है क्या समझ लीजिए। ठीक है, जैसे किसी देश की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन के द्वारा उस देश के क्या होता है विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि आप अगर कहीं खुदाई करने लगेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिट्टी मिलेगी और मिट्टी के साथ साथ क्या कहते हैं आपको चट्टानें मिलेंगी, जीवाश्म मिलेंगे। तो वही कह रहा है कि उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। तलछट के जमाव से निर्मित भूमि में परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग सेगमेंट है। परतदार या अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं जिससे उर्वर मृदा का निर्माण होता है। उदाहरण स्वरूप उदाहरण दे दिए, जैसे गंगा के मैदान को लिया जा सकता है। अगर गंगा के मैदान के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं तो ये चीज देखिएगा, यहाँ से अनुमान लगाइएगा कि इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानों से निर्मित मिट्टी भी पाई जाती है जो क्या होती है अनुपजाऊ होती है, जो उपजाऊ नहीं होती है। परंतु इसमें धात्विक खनिजों की बहुलता होती है। जरूरी नहीं है कि जो मिट्टियों में पेड़ पौधे ना उग पाए या धान की फसलें गेहूं की फसलें ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ उसकी विविधता होती है। वहीं ये कह रहा है कि बहुलता होती है। धात्विक खनिजों में लोहा, सोना, मैग्नीज आदि को शामिल किया जाता है। ये सारी चीजें पाई जाती है। और देखिए भारत की भूगर्भिक संरचना में प्राचीनतम और नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। एक और प्रादीपिक भारत में आर्कियन युग की प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती है, तो दूसरे युग मैदानी भागों में क्वाटनरी युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुलता है। और डेल्टाई क्षेत्रों का अपना अलग मसला है। डेल्टाई और तटीय भागों में नवीनतम चट्टानों का निर्माण निरंतर जारी है। मतलब अभी भी डेल्टाई क्षेत्रों में निर्माण निरंतर जारी है। इस प्रकार चट्टानों को भूगर्भिक संरचना में विभाजित कर दिया गया है। अब पहले हम देखेंगे प्रायद्वीपीय चट्टानें कैसी थी, फिर पहले हिमालय की चट्टानें कैसी थी,
फिर प्रायद्वीपीय चट्टानें कैसी हैं, प्रायद्वीपीय चट्टानों में नदियां, डेल्टा, तट सब इसी में आ जाएगा। और इसका एक छोटा अध्ययन करेंगे। अगर हम हिमालय को बताएंगे तो हिमालय को सिर्फ चट्टानों को बता के निकल जाएंगे। इसके बाद जब क्लास होगी, दर्रे हैं, चट्टाने हैं, वहां पे झील है, पर्वत है, पठार है, तो हल्का हल्का आपको नॉलेज देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे भूगर्भिक संरचना पढ़ रहे हैं, ना कि हम दर्रे, पर्वत, पठार पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जानने की इच्छा बढ़ेगी। जब जानने की इच्छा बढ़ेगी तो थोड़ा कंट्रोल करिएगा, कुछ चीजों को छोड़ेंगे ताकि पीछे से लिंक हो सके। नहीं सारी चीजें आपको बताएंगे तो लंबा खिंच जाएगा काफी। ठीक है, आइए आगे देखिए कि भारत की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन अगर हम करेंगे तो किससे करेंगे? चट्टानों से करेंगे। ठीक है, चट्टानें किस तरह से पाई गई हैं? हमने कहा आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। यूं बना लीजिए भारत का मैप। ठीक, अब यहाँ पे मेंशन करिए, एक तो क्या कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र की, और एक इस तरफ की। ठीक है, तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, बिंद क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन टप की चट्टानें, अभी और भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें जानना है कि आर्कियन की चट्टानें क्या हैं। फिर धारवाड़ में हम प्रायद्वीपीय और वाह प्रायद्वीपीय पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कुड़प्पा पढ़ेंगे, बिंद पढ़ेंगे, गोंडवाना पढ़ेंगे। इसी में भारत का थोड़ा थोड़ा परिचय करते चलेंगे, बस थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। आगे देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में देख लीजिए। आर्कियन काल की चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने से हुआ है। हम पढ़ रहे थे क्या? इतिहास 2 दिन पहले। तो इतिहास में हमने बताया कि जब सूर्य से अलग पिंड जब हमारा पृथ्वी हुआ तो पहले वो गर्म था और धीरे धीरे क्या होता गया? ठंडा होता गया। जब वो ठंडा होता गया तो क्या हुआ? उस पर बर्फ जम गई। फिर बर्फ क्या कहते हैं पिघल के जल का रूप लिया, जल में फिर जीवों की उत्पत्ति हुई। तो क्या कह रहा है कि चट्टानों का निर्माण तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ। उस समय जब पृथ्वी जो तप्त थी, तप्त से ठंडा हो रही थी, तब कौन सी चट्टानों का? आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये प्रांतिम चट्टानें हैं। प्राचीनतम का मतलब जाहिर सी बात है, जब पृथ्वी अपना स्वरूप ले रही थी, जब पृथ्वी गर्म थी, गर्म होकर ठंडी हो रही थी, तब इस तरह की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो सबसे प्राचीनतम चट्टानें क्या हो गई आपकी? आर्कियन होगी। अब यहां से आइडिया लगेगा कि कोई पर्वत का अगर हम गणना करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि रॉकी पर्वत है, तो रॉकी पर्वत किस क्रम की चट्टान है? तो पत्थर का पहले अवशेष लेना पड़ेगा, उसकी जांच करनी पड़ेगी। अगर ये इस क्रम की चट्टान पाई जाती तो सबसे पुरानी होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये मैप जो है आप याद रख लेना, 20 बार परीक्षा में लगातार ये मैप आया हुआ है कि चट्टानों का कालक्रम जो है क्या कहते हैं, लिखिए किसके? आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। तो क्रम इसका यही है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, बिंद और गोंडवाना। अगर आप इसको जान जाएंगे और इसमें कौन कौन सी चट्टानें आती हैं जान जाएंगे, तो अगर चट्टानों का भी क्रम पूछ लेगा तो आप आंख बंद करके कर जाएंगे। तो मेरा जो प्रश्न पढ़ाने का तरीका है वो सिर्फ इतना है कि आपको मैं इस तरह बताऊं कि सारी की सारी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाए। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़िए। ये हो गया। ठीक है, जैसे आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण इससे हुआ है, अत्यधिक रूपांतरण के कारण इनका मौलिक रूप नष्ट हो गया। जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं पृथ्वी तप थी तो थोड़ा सा चट्टान क्या कहते हैं निर्मित हुई, लेकिन क्या कहते हैं धीरे धीरे रूपांतरण से, वर्षा के कारण, मनुष्य के चलने के कारण, कुछ जीव जंतुओं के चलने के कारण, हवा के कारण और अन्य चीजों के कारण क्या हुआ? इनका मौलिक रूप नष्ट हो चुका है एवं इनमें जीवाश्म का अभाव है। ये नीस एवं शिष्ट प्रकार की चट्टानें हैं। नीस के कई प्रकार है, जैसे बुंदेलखंड या बेलारी। ठीक है, नीस और क्या है? बंगाल नीस आदि। मतलब इस तरह की नीस का नाम पूछे तो किस में आ जाएगा? ये आर्कियन क्रम में आ जाएगा। ये चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं देख ले, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर, पठार। ठीक है, इन सब। और महान हिमालय के गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान ये चट्टानें, ये आपका हिमालय का जो क्षेत्र है, इस हिमालय के क्षेत्र में जो है, ठीक वैसे ये बनेगा, देखिएगा मत क्या बना रहे, हिमालय का जो चोटी है, क्षेत्र है, उसमें ये गर्भ में रीढ़ की हड्डी के समान मौजूद है। आगे बढ़िए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम में क्या है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरद। देखिए आप जो है यहीं पे नोट्स बना के लिखते चलिएगा। ठीक है, और आपको समझाने के लिए सिर्फ हम वो बता रहे हैं, बस नोट्स आप यहीं बना के इसको मेंशन करते चलिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी पीछे की जानकारी पूरी आगे आ जाएगी। और पेज की यूं करिएगा और नीचे की तरफ बनाते चले जाइएगा। ठीक है, आ जाइए। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरंत पूर्व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। मैंने कहा कि ये पृथ्वी जब तप्त थी, ये चट्टान बनी, जब इसका रूपांतरण रूप हुआ तो फिर क्या आ गया? धारवाड़ क्रम की चट्टान आ गई।
ठीक है, ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हुई हैं, मतलब इसके रूपांतरण से बनी हुई हैं, तो कुछ विरूपित हुई हैं, चेंज हुई हैं, नष्ट हुई हैं। ठीक है, इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि या तो इनके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था, मतलब इन क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो इससे आशय क्या लगता है कि जीवों का उद्भव नहीं हुआ था या जीवों के अवशेष का स्वरूप लंबे समय के कारण नष्ट हो गया था। अरावली पर्वत का निर्माण जो है इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है, मतलब यहां आपको लिखना है धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ है। मतलब नोट्स बनाने का एक तरीका जो है आपका मैं डेवलप करते चल रहा हूं। ठीक, और क्या हुआ, यह संसार का प्राचीनतम मोड़वाद पर्वत है, अरावली की बात कर रहा है। इस क्रम की चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में हुआ है। यह प्रायद्वीप व वाह प्रायद्वीप दोनों में ही पाई जाती हैं। मतलब अरावली पर्वत कहां से कहां तक है आप ये देखना, आप देखना कि दोनों में पाई जाती हैं कि नहीं। ठीक है, ये हो गया अंदर का प्रायद्वीप और ये हो गया वाह प्रायद्वीपी भारत की धारवाड़। इसमें क्या है, पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं इन सब क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और जो स्पीति घाटी के निकट बरैला श्रेणी है ये भी इसी चट्टान का रूप है। इस क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सभी प्रमुख धात्विक खनिज जो है इसी चट्टानों में पाए जाते हैं। आप देखना लोहा वोहा सब इन्हीं में पाया जाता है, लोहा भी है, मैग्नीज है, तांबा है, इवन सबसे बहुमूल्य क्या है, सोना भी इसी में पाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब इन चीजों को भी क्या कहते हैं आप ले आके यही वाह प्रायद्वीपी में नोट कर लेना, इसमें जीवाश्म के अवशेष पाए जाते हैं और जो बहुमूल्य खनिज हैं, धातु हैं, वो इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे आइए, धारवाड़ इसके बाद नंबर आता है। धारवाड़ में क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरद पूर्व निक्षेपण के फलस्वरूप, अब जो आर्कियन का मैंने ये फिगर बनाया ना, कि आप ऐसे फिगर बना सकते हो, फिर इसके निक्षेपण के फलस्वरूप रूपांतरण के, पहले ये रूपांतरित होकर ये बनी, फिर ये रूपांतरित होकर इसका स्वरूप बना। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरद पूर्व निक्षेपण के फलस्वरूप धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हुई, मतलब वो थोड़ा सा विरूपित रूपांतरित होगी, लेकिन ये पूरी तरह से विरूपित और रूपांतरित हुई है। इनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि या तो इनमें निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था या जीवों के अवशेष का स्वरूप लंबे समय के कारण क्या हुआ था, नष्ट हो गया था। ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया था आपको। अब आइए कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा में क्या हुआ, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरद एवं निक्षेपण के फलस्वरूप, देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरद एवं निक्षेपण के फलस्वरूप कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। और क्या है, ये परतदार चट्टानें भी हैं। ये कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है परत दर परत बनी हुई है, मतलब परतदार चट्टानें हैं। देखिए, और इसकी विशेषता क्या है, इसका रूपांतरण धारवाड़ चट्टानों की तुलना में कम हुआ है तथा इन चट्टानों में भी जीवाश्म का अभाव है। ठीक है, उसमें भी था, इसमें भी है। हालांकि उस समय पृथ्वी पर जीवों का उद्भव हो चुका था। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर हुआ है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां अर्धचंद्राकार रूप में इनका विस्तार है। आगे, ये चट्टानें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, सारे क्षेत्रों, कुछ क्षेत्रों में। कृष्णा श्रेणी और अन्नामलाई श्रेणी, चेयार श्रेणी पूर्वी राजस्थान तथा उत्तर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में इनका विस्तार है। राजस्थान की कुड़प्पा चट्टानें दिल्ली श्रेणी के नाम से जानी जाती है। देखना कितना इंपॉर्टेंट है। ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए प्रसिद्ध है। मतलब जो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर आता है वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से मिलता है। मतलब बहुमूल्य पत्थर जो हम लोग राजस्थान से लाते हैं, तो राजस्थान में भी ये पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ चट्टानों में हीरे भी पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे गोलकुंडा में आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में सोने का प्रमाण भी इसी में पाया जाता है। और पूर्वी घाट पर्वत का निर्माण इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, बिंद क्रम की चट्टाने में क्या है, इसका नामकरण बिंद पर्वत से हुआ है। गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच यह विभाजक रेखा बनाती है और बिंद प्रणाली चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। देखना, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कापर, क्ले आदि मिलते हैं। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है, जबकि बलुआ पत्थरों से दिल्ली का लाल किला, सांची का स्तूप आदि का निर्माण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध हीरो की खानें बिंद क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। अब बताइए, ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं, कहाँ पे पाया जाता है चीजें, किस क्रम की चट्टानों में। आपसे प्लेस ना पूछ के चट्टाने पूछेगा। अब चट्टानों से आइडिया लग जाएगा कि आप वो चट्टाने किसी भी प्लेस में हैं। हो सकता है राजस्थान का ना देखे किसी और क्षेत्र का दे दे और आपसे ऑप्शन में, तो उसको भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है,
गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जुरैसिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका विस्तार दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पर्वत प्रदेशों में तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम में पाया जाता है। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों का आप एक अलग सा मैप बनाइएगा और जहां जहां पाई जाती हैं लिखना, और उसकी विशेषता, उसमें क्या क्या पाया जाता है लिख लेना। फिगर माइंड मैप के रूप में हो जाएगा ये। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों में नदियों द्वारा एकत्र होने वाले पदार्थों से हुआ है। ठीक है, भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त हुआ है। मतलब जहां जहां कोयला छत्तीसगढ़ में या क्या कहते हैं उड़ीसा में अगर कोयला पाया जाता है तो वहां पे कौन सी चट्टानें होंगी? गोंडवाना क्रम की चट्टानें होंगी। और बालू, पत्थर, चीका मिट्टी, लिग्नाइट भी इसी में मिलता है। ठीक है, दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखिए क्रिटेशियस युग के अंत में, देखिए ये हमने आपको बताया ना यहाँ तक ये गोंडवाना क्रम, उसके बाद उसी में बढ़ा दीजिएगा दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, दक्कन ट्रैप में क्या है? क्रिटेशियस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी भाग में व्यापक ज्वालामुखी क्रिया हुई है। समझिए चीजों को, ज्वालामुखी क्रिया हुई है। बेसाल्ट लावा के प्रवाह से सीढ़ीदार भूआकृति का निर्माण हुआ है। मतलब ये ज्वालामुखी प्रक्रिया जब हुई है इस तरह से, ठीक है, तो तब मैग्मा जो है ऊपर आया और पिघल के बहा है। ठीक है, तो प्रवाह से सीढ़ीदार भूआकृति का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का विस्तार महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात व दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। दक्कन ट्रैप शैलें बिहार व तमिलनाडु क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। इसमें लिखा है दक्कन ट्रैप शैलें कहाँ पाई जाती है? इस क्षेत्र में भी पाई जाती हैं। और देखिएगा दक्कन ट्रैप कहने का कारण क्या है कि यह लावा के प्रवाह के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा जो आकृति बनाता है, इसीलिए उसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। आगे देख लीजिएगा, जिसके कारण कपास की मिट्टी या रेगुर भी कहते हैं। मतलब कपास की खेती इन क्षेत्रों में होती होगी ज्यादा। दक्कन ट्रैप शैलों से भवन व सड़क निर्माण होता है और क्वार्ट्ज, बॉक्साइट तथा अर्धमूल्य पत्थर भी इसी में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया आपको। सीढ़ीनुमा आकृति के कारण इसका नाम रखा गया। और यह संरचना बेसाल्ट एवं डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। ये चट्टानें काफी कठोर है। इन चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कौन कौन सी फसलें पाई जाती हैं, दक्कन ट्रैप के क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आएगा, यहाँ पे आप मेंशन कर लोगे। अगर लिंक कर लोगे इन चीजों को यहाँ से तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो ये आगे बता दिया है कि काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी, कपास मिट्टी या रेगुर मिट्टी के नाम से, मतलब कपास की खेती यहाँ पे ज्यादा होती है। यह संरचना महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए टर्सरी क्रम की चट्टानें। इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग तक टर्सरी क्रम की शैलें निर्मित हुई हैं। हिमालय की उत्पत्ति इसी अवधि में हुई है। आपको हमने बताया था पढ़ाते समय, जब इतिहास का पहला लेक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें हमने भी आपको बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है। ठीक है, और देखिए टर्सरी शैलें मुख्यतः हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत में केवल तटीय क्षेत्रों में सीमित है। इस क्रम की शैलों में पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। तो टर्सरी क्रम की चट्टानों में क्या बहुमूल्य धातु मिला? पेट्रोलियम पदार्थ पाए गए। फिर उसके बाद आता है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, जो गंगा और सतलज के क्षेत्रों में पाई जाती हैं और उन क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। कृष्णा, गोदावरी नदियां हैं, उन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, उनके मुहानों पे जो निक्षेप पाए जाते हैं, उसी निक्षेप के क्या कहते हैं, वहां पे जो फसलें होती है, जैसे करेवा हो गया, सरोवरीय निक्षेप है इसमें जिसमें बादाम, अखरोट और जाफरान की खेती होती है। मतलब जो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं, उन्हीं चट्टानों में इन सब चीजों की खेतियां होती हैं। अगर ये ऐसे अगर लिंक करोगे तो ये फिर कहाँ पाया जाता है? तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है तटीय क्षेत्रों में जो बहा के वहां से चीजें लाई गई होंगी, उनके निक्षेपण के कारण इन चट्टानों का निर्माण हुआ होगा। देखिए क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा वर्तमान होलोसीन युगीन शैलें सम्मिलित है। प्लीस्टोसीन क्रम की शैलों का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटियों में है। बाकी ये चीजें हमने आपको समझा दिया। ठीक है, आगे बढ़िए और अब आ जाइए भारत की भू आकृति पे। मतलब चट्टानों से कुछ आइडिया लगा कि कहाँ क्या चीजें पाई जाती थी, अब उसका लिंक कैसा है ये देखिएगा और कौन कौन सी चट्टानें कहाँ पे पाई गई। जैसे भू आकृतिक प्रदेश को हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पहले उसमें उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, फिर उसमें प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में दक्कन का पठार आएगा, बारवाड़ का पठार आएगा, मालवा का पठार आएगा, उत्तर पूर्वी पठार आएगा, बुंदेलखंड का पठार पढ़ेंगे, कर्नाटक का, छोटा नागपुर का, और क्या कहते हैं, फिर इसी में पढ़ेंगे जब संरचना के आधार पर इसके मैदान का वर्गीकरण करेंगे तो भावर प्रदेश आएगा, तराई आएगा, जलोढ़ मैदान आएगा, जलोढ़ में खादर, बांगर और ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, देखिए भूआकृतिक प्रदेश को जब पढ़ेंगे तो पहले इसको समझाएंगे आपको कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 46 करोड़ वर्ष है।
इतने लंबे समय में अंतर्जात व बहिर्जात बल, जब आपको हम पृथ्वी का भूपटल पढ़ाएंगे, संरचना बताएंगे, तो उसमें हम बहिर्जात अंतर्जात बल के कारण क्या हुआ है, कौन सी चीजें विघटित हुई हैं, ठीक है, तो वो पढ़ाएंगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा। इन बलों की पृथ्वी की धरातलीय व अधास्थलीय भूआकृतियों के रूपरेखा निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। परिणाम स्वरूप भूआकृति की दृष्टि से भारत में काफी विविधता है और इसके संपूर्ण क्षेत्रफल का 10.7% भूभाग पर्वतीय और इतना भाग पहाड़ी और इतना भूभाग पठारी है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूहों की भिन्नता के आधार पर भारत के 4 भूआकृतिक प्रदेशों अथवा इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं। देखिए आगे, उत्तर पर्वतीय क्षेत्र पहला है हमारा। उत्तर पर्वतीय क्षेत्र में क्या आता है, हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है, ठीक है। ये पर्वत वर्तमान समय में भी अंतर्जात व बहिर्जात बलों की अंतरक्रियाओं से प्रभावित हैं, ठीक है। और देखिए, भ्रंश और छेद बनते हैं, किसके परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी हुई है। तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में हैं, ठीक। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें गार्जबी आकार की घाटियां, छिद्रिकाएं व जलप्रपात का निर्माण होता है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में आता है। यह पर्वतीय प्रदेश पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक। आगे देखिए, इसकी ऊंचाई औसत 5500 मीटर और चौड़ाई लगभग 200 मीटर है। कौन कौन से पर्वत आते हैं, दिया है, एग्जाम्पल नहीं दिया, बता देते हैं। हिमालय पर्वत का निर्माण दिया, तो हिमालय पर्वत का निर्माण इसी युग में यूरेशियाई प्लेट तथा भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ है, ठीक है। इन दोनों प्लेटों के टकराव से इनके बीच स्थित टेथिस सागर मलबों में वलन हुआ, जिसके फलस्वरूप हिमालय की उत्पत्ति हुई। पढ़ेंगे ना, पैंजिया, पंथलासा, उसी में फिर क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, फिर टेथी सागर का निर्माण हुआ, टूटने से उसमें पानी भर गया, फिर टेथी सागर बीच में आ गया। इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो इन चीजों को वहां से आप लिंक करिएगा, ठीक है। हिमालय तृतीय युग में निर्मित नवीन वलित पर्वत है। इसको निम्न युगों के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। हिमालय में गहरे गड्ढे हैं, हिमालय में युग घुमा वाले नदी मार्ग हैं, समानांतर पर्वत श्रेणियां हैं, हिमालय में 3 पर्वतीय ढाल भी हैं, ठीक है। कार्बोनिफेरस काल से प्रायद्वीपीय भारत का स्थानांतरण उत्तर एवं पूर्व की ओर निरंतर जारी है। इसके फलस्वरूप भारतीय प्लेट का टकराव यूरेशियस प्लेट से हुआ। ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमने मेंशन किया है ताकि आपको समझ में आए, बाकी यहाँ इसकी जरूरत थी नहीं। बेसिकली यहाँ हम सब चट्टानों का अध्ययन कर रहे थे, जिससे एक आंतरिक संरचना की अवधारणा थोड़ा सा डेवलप होती। जैसे हिमालय एक प्राकृतिक रोधक होने के साथ साथ जलवायु, अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। दक्षिण एशिया के देशों में मानसूनी जलवायु और कम ठंड वाली शीत ऋतु के लिए हिमालय पर्वत ही जिम्मेदार है। हमने आपको बताया जब हिमालय पढ़ा था, हिमालय की अपनी अपनी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। हिमालय जो है हमारी सुरक्षा करता है, सामरिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से। भौगोलिक दृष्टि में ये आ जाता है, ठीक है। और देखिए, इन श्रृंखलाओं को 3 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, बृहद और क्या कहते हैं, ये जो चीजें हैं, बृहद हिमालय या फिर हिमालय। इन श्रृंखलाओं का जब वर्गीकरण करेंगे, जब हम आगे पढ़ाएंगे, तो तीनों श्रेणियों को पढ़ेंगे, शिवालिक तक जो है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, दर्रे पाए जाते हैं, नदियां कौन से गुजरती हैं, उसका अध्ययन हम उसी क्लास में करेंगे, ठीक है। ये देख लो, मैंने कुछ चोटियां दिया है, इन चोटियों को आप देख लेना कालक्रम के स्थान पे, और इनका आप क्या कहते हैं, एक नोट्स बना लेना। कभी कभी आ जाता है, इन 2-3 चीजों में छांट के दे दिया और आपको दे दिया कौन सा घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सही है या ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। और देखना मध्य हिमालय में क्या आता है, मध्य हिमालय श्रेणी शिवालिक श्रेणी हिमालय के दक्षिण के उसके समांतर फैली हुई, अपने ये बना के ही बता दिया, ठीक है। सारी श्रेणियां लगभग समानांतर ही फैली हैं। कई श्रृंखलाओं का समूह है ये मध्य हिमालय, जिनकी चौड़ाई 60 से 80 किलोमीटर तक है तथा औसत ऊंचाई 3000 से 4500, मतलब मिड क्लास की जो है चोटियां इसमें पाई जाती हैं। उच्च क्लास की किस्में थी पीछे वाले में 5500 तक उसमें पाई जाती थी, ठीक है। कई चोटियां वर्ष भर हिम से ढकी रहती हैं। यहाँ भी कई श्रृंखलाएं पीर पंजाल न धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत आदि हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और देखिए, पीर पंजाल श्रेणी सबसे लंबी व प्रमुख श्रेणी है। पीर पंजाल और जास्कर श्रृंखला के मध्य जो है कश्मीर की घाटी स्थित है। अब देखिए, समझने वाली चीज क्या है कि जब हम इसको आपको पढ़ाएंगे तो जो है एक जो है पेज ले लेंगे, ठीक है। देखिए, अगर होगा तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ये है, ठीक। देखिए, अब जब हम अगर इसको पढ़ाना शुरू करेंगे तो पहले तो आपको हम भारत का पूरा मैप बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए भारत का मैप जो है आपके सामने बना, तो इन चट्टानों का जो है वर्गीकरण करेंगे। कहाँ से,
पूरा कश्मीर से लेके ये चट्टानें जहां तक फैली हुई हैं, मतलब यहाँ से कश्मीर से लेके ऐसे ही यूं ही कुछ फैली हुई हैं। ठीक है, आप इसी तरह इसको पढ़ोगे। उसके बाद जो है हिमालय की जो तीनों चट्टानें हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जैसे शिवालिक है, वाय हिमालय है, बृहत हिमालय है, शिवालिक है, इन तीनों का अध्ययन करेंगे। तो तीनों कहाँ से कहाँ तक है, इन दोनों के बीच में या तीनों में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं, चोटियों का जो है एक कालक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, चोटियों का क्रम पढ़ेंगे अलग से, इसका कालक्रम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर पर्वतों की ऊंचाई देखेंगे, चोटियों की ऊंचाई देखेंगे कि इसकी ऊंचाई कैसी है। तो इन चीजों को एक मैप के द्वारा पढ़ना पड़ेगा। अब मैप के द्वारा पढ़ोगे, अगर ऐसे यूं ही कुछ देखते चलो तो लद्दाख, ठीक है, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल आएगा। फिर इनमें कुछ दर्रे आते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर यहाँ से कोई नदी अगर उद्भव हुआ है तो वो भी बताएंगे। तो ये सब आगे की क्लास में होगी। अभी तो हम चट्टानों को पढ़ने के लिए एक बेसिक आइडिया आपको देते चल रहे हैं कि आपके दिमाग में ये चीजें बनी रहें, यहाँ क्या क्या आता है और इसका किस तरह से अध्ययन करेंगे। आपने चोटियां देख लिया, आपने मध्य हिमालय देख लिया, कौन कौन से दर्रे आते हैं ये भी आप नोट कर लीजिएगा, और कौन कौन से अच्छे प्लेस आते हैं, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब किस में आते हैं, ये सब मध्य हिमालय में आते हैं। ठीक है, वाय हिमालय मतलब शिवालिक बोलते हैं वाय हिमालय को। इसमें क्या, हिमालय की सबसे वाय दक्षिणी श्रेणी है, इसे वाय हिमालय भी कहते हैं। यह पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक, मतलब बिहार के कोसी नदी तक है। ठीक, और देखिए हिमालय प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई केवल 15 किलोमीटर रह जाती है। ऊंचाई 900 से 1200, मतलब वो 5500 थी, ये 3000 से 4500 थी, और ये बहुत कम है, 900 से 1200 तक है। यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जो संभवतः 20 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व में, और वो कितना था, 46 लाख 45 लाख वर्ष पूर्व का था। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ियों तथा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये जो है जब आपको हम बताएंगे तो ये भी बताना जरूरी है। डफला, मिरी, अभोर, मिसमी ना, नागा पहाड़ियां जितनी सब आती हैं सब वहीं आपको देखना पड़ेगा। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम व मध्य भाग में दून और पूरब भाग में द्वार कहते हैं। देहरादून जैसे हरिद्वार हो गया, ये सब इसी में आता है। इस प्रकार की अन्य प्रमुख घाटियां इस प्रकार, जैसे जम्मू में उधमपुर है, कोटली है, उधमपुर और कोटली। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कोटा, पातली, चुम्बी, कोठारी, ये सब किसके भाग हैं, ये सब शिवालिक के भाग हैं। फिर हिमालय के पार मतलब ट्रांस हिमालय, जब हम पढ़ेंगे हिमालय को, ये तो शिवालिक था, बृहत था, ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार। इसमें क्या है, इनका विस्तार क्षेत्र हिमालय के उत्तर में उसके समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में है। चूंकि इसका विस्तार तिब्बत में, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। जब चट्टानों का निर्माण हुआ, ठंडी थी, तप्त मैग्मा के कारण हुआ, बहिर्गमन अंतर्जात बल के कारण हुआ, प्लेटें खिसकी ऊपर से नीचे गई, तो क्या कहते हैं, हिमालय का हमने वर्गीकरण कर दिया इस आधार पे। ठीक है, उसी आधार को जानने के लिए एक बेसिक आइडिया आपको दे रहे हैं। बाकी इसका विस्तृत क्लास जब हम हिमालय का वर्गीकरण करेंगे तो हिमालय में सारी चट्टानें, नदियां, झील, मरुस्थल सब पढ़ाएंगे। देखिए इस हिमालय में मुख्यतः क्या कौन कौन से आते हैं, काराकोरम, लद्दाख और कैलाश श्रेणियां हैं। क्षेत्रीय आधार पर फिर हिमालय का वर्गीकरण हमने कैसे किया, उच्चावत पर्वत श्रेणियों के संरेखण और भूआकृतियों के आधार पर किया है। कश्मीर या उत्तरी पश्चिमी हिमालय, इस पे देखो इस तरह का अध्ययन करेंगे तो फिर आगे लेके जाएंगे। फिर इनका विस्तार, कश्मीर क्या उत्तरी पश्चिमी हिमालय में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, किस तरह की श्रेणियों का निर्माण है, कौन सी आकृति मिलती है नदियों की, नदी विसर्ग के रूप में बहती है, नदिया का स्थलीय रूप का प्रभाव अवस्था में, युवा अवस्था में या किस अवस्था में है। ठीक है, आगे जब जाएंगे हिमाचल या उत्तरांचल की श्रेणियां बताएंगे, उसमें दार्जिलिंग और सिक्किम में कौन कौन सी श्रेणियां आती है, कौन कौन सी नदियां, जैसे काली नदी, तीस्ता 800 किलोमीटर तक फैली हुई है, नेपाली, बंगाली, यहाँ जनजातियां रहती है। मतलब पीपीटी में हमने हर चीजों का वर्णन कर रखा है कि अगर हिमालय या उत्तरांचल हिमालय पढ़ रहे हैं तो उसमें सारी चीजों का एक जगह, जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, इसका विस्तार सतलज नदी से लेकर काली नदी तक है। देखिए उत्तराखंड राज्य में यह फैला हुआ है। और क्या इंपॉर्टेंट मिला, यह पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। ठीक है, ये भी नहीं, यहाँ की चोटियां बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री, नंदा देवी, कामेत है। कहाँ की, हिमाचल की या कुमायूं हिमालय के। और गंगा यमुना नदियों के उद्गम स्थान यहीं पर है, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, हिमाचल में है, कुमायूं हिमालय में है। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको। फिर दून घाटियां शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, तो इन चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं, मजा नहीं आएगा। जैसे दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की बात क्या है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में लिखा है कि काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, कितना, लगभग 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। और तीस्ता नदी द्वारा जो लाई गई मलबे हैं,
उनके निर्माण से जो चोटियों का निर्माण हुआ है, उन चोटियों का नाम एक उन्होंने गहरी खड्डे बनाया, और क्या कहते हैं, और बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ। जैसे कि इसमें क्या हुआ, तीस्ता नदी द्वारा अपवाहित है, कंचनजंगा जैसी ऊंची चोटियां इसी से बनी है, गहरी घाटियां भी बनी, क्या कहते हैं, पर्वतों के ऊंचे शिखर, लेप्चा जनजाति ही पाई जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का डाटा एक हमने संकलित कर दिया है, और डाटा के साथ साथ ग्लेशियर भी दे रखा है, बार बार ग्लेशियर भी पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना, हिस्पर, बियाफो, बाल्टारो, ये भी देता है घटते क्रम में। ठीक, और आगे बढ़ोगे, हिमालय के दीर्घ मोड़ हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन हमने दे रखा है कि आप इसको देख लीजिएगा एक बार डाटा, जब इसको हम भेज देंगे। प्रादीपी पठार आता है, प्रादीपी पठार को भी पढ़ाएंगे, उसमें प्रादीपी पठार में बहुत सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, वो आता है, जैसे थाल घाट, भोर घाट, पार घाट आता है, वो हम वहाँ आपको बताएंगे। ठीक है, ये तो बस एक बेसिक आइडिया है कि जब निर्माण हुआ तो किस क्रम में निर्माण हुआ, और हमने इसका वर्गीकरण कैसे किया। इसका वर्गीकरण हमने हिमालय के दीर्घ मोड़, हिमालय पर्वत श्रृंखला में 2 प्रकार के मोड़ पाए जाते हैं। ठीक है, किस तरह के, पश्चिमी मोड़, या मोड़ पश्चिम में है जहाँ हिमालय पर्वत नंगा पर्वत के निकट, दक्षिण पर्वत में इस तरह के मोड़ बना देते हैं हम ना, वही है ये। पूर्वी मोड़, इसका घुमाव पूर्व में है, जहाँ हिमालय नामचा बरवा पर्वत के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व में दक्षिण व पूर्वी भाग से दिशा में मुड़ गया। ठीक है, आराकान योमा जो बोलते हैं। फिर प्रादीपी पठार पढ़ाएंगे, फिर उसी में दक्कन का पठार आ जाएगा, फिर मारवाल का पठार, मालवा का पठार आ जाएगा, कौन कौन सी मिट्टियाँ लावे पाए जाते हैं, राजस्थान में है या फिर कहाँ पे उपलब्ध है, बुंदेलखंड या बघेलखंड के पठार पे बारी बारी से जाएंगे मैप बना के। छोटा नागपुर पठार का अध्ययन करेंगे, और उत्तर पूर्व के पठार का अध्ययन करेंगे, तेलंगाना पठार का करेंगे, कर्नाटक के पठार का करेंगे, उत्तर का फिर विशाल मैदान पे आ जाएंगे, उसके साथ साथ विशाल मैदान का भी वर्णन करेंगे, भारत की झीलों को पढ़ेंगे। ये हमारा कालक्रम है जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इससे रिलेटेड सारी चीजें ऐसे ही आती जाएंगी। झीलों को फिर पूरा बताएंगे, झीलों के बाद फिर जो है ज्वालामुखियां भी कहोगे, जितनी जितनी ज्वालामुखियां इस क्षेत्र में होंगे वो भी हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। फिर भाबर प्रदेश है, तराई का मैदान है, इसी में जो है भारत का मैदान हो, मैदान पढ़ाएंगे तो क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र में भाबर प्रदेश आ जाएंगे, और इन सारी चीज़ों को बता देंगे आपको। ठीक है, तराई प्रदेश हो गए, भाबर हो गए, बांगर हो गए, जड़ोल मैदान हो गए, खादर प्रदेश हो गए, बांगर प्रदेश हो गए। ठीक है, यहाँ तक ये क्लास चलेगी, और इन पे सब पे लगभग एक एक क्लास होगी। हमें 2 दिन का आपको टाइम चाहिए कि एक क्लास हम आपको क्या कहते हैं, हिमालय पर्वत की श्रृंखला पे ले आए, हिमालय की चोटियों को बताएं कि उसमें कौन कौन सी पर्वत और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। उसके बाद दूसरा हिमालय के मैदान पे आएंगे, उसके बाद फिर हम भूगोल शुरू करेंगे, तब जो है आपका दिमाग खुलेगा। फिर उसके बाद नहीं, एक क्लास जलवायु का लेंगे, जब जलवायु का लेके पिक्चर पूरी तब आपकी क्लियर हो जाएगी, तब हम भूगोल के अगले 7-8 टॉपिक को बताएंगे, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तब तक जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ में, और इसके बाद हमारी दूसरी क्लास होगी तो उसमें थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी, फिर तीसरी क्लास से हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। धन्यवाद।